स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। हाँ, और सच कहूँ तो आज की चर्चा सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो है भारत के राजनीतिक ढांचे को यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एकदम बारीकी से समझना। अगर हम देश का नक्शा देखें तो हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें हम यूटीज भी कहते हैं। सही कहा, 28 राज्य और 8 यूटीज। पर लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर तय कैसे होता है कि कौन सा हिस्सा राज्य बनेगा और कौन सा यूटी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एक ही देश में दो अलग तरह के प्रशासनिक मॉडल क्यों? इसका जवाब हमारे संविधान में बहुत क्लियरली दिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है, जिसे फर्स्ट शेड्यूल कहते हैं, उसमें इन सभी को सूचीबद्ध किया गया है। राइट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया संघीय ढांचा है, एक फेडरल स्ट्रक्चर जो इतनी विशाल विविधता को जोड़े रखता है। विविधता से याद आया, मेरे पास एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट है। मतलब ये सुनकर कोई भी शॉक्ड हो जाएगा। अच्छा, क्या फैक्ट है वो? सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत की कोई एक राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। बिल्कुल, ये एक आम गलत फहमी है जो लोगों को लगती है। हाँ, बल्कि हमारा संविधान 22 या 22 अनुसूचित भाषाओं यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को मान्यता देता है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। ये फेडरल ढांचा उस भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को एक आधार देता है। तो इस आधार को समझने के लिए चलिए सबसे पहले इस बेसिक डिफरेंस को क्लियर करते हैं। आखिर राज्य और यूटी में फर्क क्या होता है? इसे समझना बहुत आसान है अगर हम अधिकार और पावर को देखें। पहले राज्यों की बात करते हैं। जो स्टेट्स होते हैं वहाँ चुनी हुई सरकार होती है, उनकी अपनी एक विधानसभा होती है जहां वो अपने कानून खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली। इनका केंद्र के साथ एक संघीय या फेडरल संबंध होता है और इनके संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं जिन्हें हम गवर्नर कहते हैं। ये आकार में काफी बड़े और स्वायत्त होते हैं, अपने डिसीजंस लेने में काफी हद तक इंडिपेंडेंट। समझ गया। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज? यूटीज में ये ऑटोनॉमी नहीं होती है, ये सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं, इसलिए इनका संबंध यूनिटरी कहलाता है। तो इनमें चुनी हुई सरकार नहीं होती? आमतौर पर नहीं। इनके प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक होते हैं जिसे एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी कहा जाता है। ये या तो आकार में छोटे होते हैं या फिर इनका रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा होता है कि इन्हें डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। इसे अगर मैं एक आसान सी एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका अपना रीजनल हेड होता है जो फैसले लेता है। सही पकड़ा आपने, ये राज्य हो गए। और कुछ सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट हेड ऑफिस के कंट्रोल में होते हैं जहां से डिसीजन सीधे आते हैं, वो यूटीज हो गए। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। प्रशासन को स्मूथली चलाने के लिए ये दोनों ही मॉडल जरूरी हैं। पर एक सवाल जहन में आता है, आज नक्शे पर जो लाइंस हम देखते हैं वो आखिर तय कैसे हुई? मतलब शुरू से तो देश ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। आजादी के टाइम तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस थे। नक्शे की ये जो लाइंस आज हम देखते हैं, इनको तय करने में 1956 का बहुत बड़ा रोल है। 1956 उस साल क्या हुआ था? उस साल स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था और इस पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा था। लिंग्विस्टिक बेसिस पर नए राज्यों का निर्माण किया गया। भाषा के आधार पर उस टाइम पे ये काफी रिस्की नहीं था? बहुत रिस्की था, पर इसका उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करना था ताकि प्रशासन आम लोगों की समझ में आने वाली भाषा में चल सके। हाँ, ये तो है। मेरे पास इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है जो सोर्स में दिया गया है। तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का निर्माण। बिल्कुल। मद्रास से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया ताकि तेलुगु बोलने वालों की पहचान को मान्यता मिल सके। और आज भी देखिए, राज्य अपनी आधिकारिक भाषा अपनी स्थानीय आबादी के आधार पर खुद तय करते हैं। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। तो चलिए इसी भाषाई और भौगोलिक विविधता को देखने के लिए पूरे देश का एक छोटा सा ऑडियो टूर करवाया जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य से। आकार में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी जयपुर है और वहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है। और इसके ठीक उलट सबसे छोटा राज्य गोवा है,
जो सिर्फ 3,702 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। उसकी राजधानी पणजी है और वहाँ कोंकणी भाषा बोली जाती है। देख रहे हैं आप कितना कॉन्ट्रास्ट है? यही तो विविधता है। अगर इस पर हम थोड़ी एनालिटिकल रोशनी डालें तो अलग-अलग क्षेत्रों का अपना एक पैटर्न है। जैसे उत्तर और मध्य भारत की बात करें तो वहाँ हिंदी का प्रभाव साफ दिखता है। जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी। सही कहा। पर इनके अंदर भी अपनी स्पेसिफिक्स हैं। जैसे यूपी में हिंदी के साथ उर्दू का बड़ा कल्चरल महत्व है। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को भी अहम स्थान मिला है। और पंजाब, जिसका प्रशासन चंडीगढ़ से चलता है, वहाँ पंजाबी का महत्व किसी से छिपा नहीं है। और जब हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो वहाँ की भाषाएं क्लासिकल भाषाएं हैं और उनकी आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है। कर्नाटका में बेंगलुरु से प्रशासन होता है, जहाँ कन्नड़ा मुख्य है। केरल में थिरुवनंतपुरम से मलयालम, तमिलनाडु में चेन्नई से तमिल और तेलंगाना में हैदराबाद से तेलुगु और उर्दू का प्रभाव है। कमाल है। और अगर हम पूर्वी भारत देखें तो बिहार, जिसकी राजधानी पटना है, और झारखंड, जहां रांची राजधानी है, वहां हिंदी मुख्य रूप से चलती है। हाँ, वही ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, वहां ओडिया, और वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में बंगाली की अपनी बिल्कुल अलग पहचान है। पर सच कहूं तो मुझे सबसे उत्साह पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करने में आ रहा है, जिसे हम सेवन सिस्टर्स और सिक्किम कहते हैं। वहां का लिंग्विस्टिक लैंडस्केप तो बिल्कुल ही अलग है। एकदम अलग। और वहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी का कितना अहम रोल है। अंग्रेजी? हाँ, वहाँ की मुख्य भाषा है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है, इन तीनों राज्यों की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। ये ट्राइब्स के बीच एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है। ये पॉइंट सच में काफी लोगों को नहीं पता होगा। हम सोचते हैं इंग्लिश सिर्फ सिटीज में चलती है। बिल्कुल। और इसके अलावा वहाँ की स्थानीय भाषाएं भी बहुत मजबूत हैं। जैसे असम में बोडो और असमीज, मणिपुर में मैती, मिजोरम में मीजो और त्रिपुरा में कोकबुरोक का इस्तेमाल होता है। ये टूर करके लग रहा है जैसे पूरा देश घूम लिया हो। पर चलिए अब कुछ विशेष और दिलचस्प मामलों पर बात करते हैं, जहां स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। राजधानियों का रहस्य। अच्छा, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। उत्तराखंड में 2 राजधानियां हैं, एक राज्य और 2 कैपिटल। ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्यों वहाँ की भौगोलिक चुनौतियों में छुपा है। देखिए, एक है देहरादून, जो कि उनकी शीतकालीन यानी विंटर कैपिटल है। सही। ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है क्योंकि ये डून वैली के मैदानी इलाके में है। वहाँ बेहतर बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर है। काम वहाँ से आसानी से होता है। तो फिर गैरसैंण को कैपिटल बनाने की क्या जरूरत है? गैरसैंण उनकी ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल है और यहाँ विधानसभा सत्र होता है। ये चमोली जिले के पहाड़ों में स्थित है। असल में ये एक पहाड़ी राज्य की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है, ताकि प्रशासन पहाड़ों से कटा हुआ महसूस ना करे। समझ गया। भावनाओं और भूगोल को बैलेंस करने की कोशिश। इसके बाद एक हाल ही के बड़े अपडेट पर आते हैं जो न्यूज में बहुत छाया रहा, आंध्र प्रदेश का मामला। यस, आंध्र प्रदेश का केस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। वहां तो 3 राजधानियों का प्लान था ना? प्लान था, पर 2 जून 2024 से उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। अब अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी राजधानी मान लिया गया है। एकमात्र? तो वो 3 कैपिटल प्लान का क्या हुआ? पिछली वो जो 3 कैपिटल की योजना थी, उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। कैंसिल हो चुकी है वो। पर अचानक कैंसिल क्यों किया? अगर इस मुद्दे का विश्लेषण करें तो समझ आता है कि प्रशासन को एक जगह केंद्रित करना कितना जरूरी था। 3 अलग-अलग शहरों में कैपिटल होने से रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में भी मुश्किल होती है। एफिशिएंसी के लिए एक सेंट्रल हब जरूरी होता है। ये तो काफी प्रैक्टिकल फैसला लग रहा है। अब जब हम नए भूगोल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक की बात कर ही रहे हैं, तो आपको वापस 8 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज पर ले चलता हूं। बिल्कुल। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन हालिया सालों में इस यूटी स्ट्रक्चर में कुछ बहुत बड़े और हिस्टोरिकल बदलाव हुए हैं। 2019 और 2020 के बदलाव, राइट? इन्होंने नक्शे को बहुत सीरियसली रीडिफाइन किया है। हाँ, पहले 2020 वाले विलय यानी मौजर की बात करते हैं। 26 जनवरी 2020 को एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, जो पहले अलग-अलग थे, उनका विलय करके उन्हें एक सिंगल यूटी बना दिया गया। और इसकी राजधानी अब दमन है।
पर इनको मर्ज करने का फायदा क्या हुआ? फायदा सीधा प्रशासनिक दक्षता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से जुड़ा है। छोटे क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रशासन चलाने से लागत ज्यादा आती है। उन्हें एक करने से लागत कम हुई और काम में तेजी आई। अब ये पश्चिमी भारत का एकमात्र यूटी बन गया है। वाह, मतलब कॉस्ट सेविंग और बेटर मैनेजमेंट। और उससे 1 साल पहले जो हुआ था उसने तो पूरे देश को चौंकाया था। 2019 का पुनर्गठन, जेएनके और लद्दाख का केस। 31 अक्टूबर 2019 ये सच में एक ऐतिहासिक बदलाव था। जम्मू और कश्मीर को विधानसभा के साथ यूटी बनाया गया। यानी वहां चुनी हुई सरकार होगी और उसकी राजधानियां भी 2 हैं। बिल्कुल, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू। पर सबसे बड़ा शिफ्ट लद्दाख के केस में था। वहां क्या अलग था? लद्दाख को बिना विधानसभा के यूटी बनाया गया, जिसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह और शीतकालीन राजधानी कारगिल तय हुई। इसके पीछे कोई कॉस्ट सेविंग नहीं थी, बल्कि इसका बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। एग्जैक्टली। वहां का टेरेन और बॉर्डर्स इतने सेंसिटिव हैं कि उस क्षेत्र को सीधे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखना देश की सुरक्षा के लिए सबसे बेहतर विकल्प था। तो अगर मैं इस पूरे विश्लेषण को समेटूं, तो आज की चर्चा से एक बात बहुत स्पष्ट होती है। भारत में जो 28 राज्य हैं, वो हमारी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। सही। जबकि जो 8 यूटीज हैं, वो देश की प्रशासनिक जरूरतों और देश की सुरक्षा के रणनीतिक महत्व को दर्शाते हैं। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट बैलेंस है। ये बैलेंस ही तो संविधान की ताकत है। पर इस चर्चा को एंड करने से पहले मैं श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करने वाला एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल रखिए। देश का ये जो नक्शा आज हम देखते हैं, ये सिर्फ कागज पर खींची लकीरें नहीं हैं। ये समय के साथ बदलती जरूरतों का आईना है। जैसे जैसे हमारी प्रशासनिक दक्षता और आबादी की जरूरतें बढ़ेंगी, हमें सोचना चाहिए कि आने वाले दशकों में भारत का ये भौगोलिक ढांचा और क्या नए आकार लेगा। क्या भविष्य में और नए राज्य बनेंगे या और यूटीज का आपस में विलय होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की राजनीति और भूगोल दोनों को डिफाइन करेगा। बहुत ही गहरा सवाल है ये। इस पर जरूर सोचना चाहिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।